हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक इलेक्ट्रिकल क्लासेस। दोस्तों, कल मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया था वो कैपेसिटर के ऊपर था। आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ दोस्तों कि वह वीडियो आपके आने वाले इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। और दोस्तों, हर एग्ज़ाम में कैपेसिटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो मैग्नेट के ऊपर है, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी मशीनरी होती है दोस्तों, सबका बेस है दोस्तों ये अपना मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है या चुंबक जिसे हिंदी में कहते हैं। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं दोस्तों। 2014 में भी दोस्तों यूपीपीएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी इस चैप्टर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा कम आकर्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वह पदार्थ जिसे कम मात्रा में चुंबक बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें सरलता से शक्तिशाली चुंबक बनाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों फेरोमैग्नेटिक। दोस्तों फेरस मीन्स लोहे का जो दोस्तों एश रहता है, फेरस ऑक्साइड, तो उससे ही दोस्तों आपको ध्यान रहेगा फेरो। ऐसे पदार्थ दोस्तों आसानी से शक्तिशाली चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों कम बनाए जाते हैं वो पैरा है, और दोस्तों जो दोस्तों कम आकर्षित किए जाते हैं चुंबक द्वारा वह डायामैग्नेटिक है। और जिन्हें कम मात्रा में चुंबक बनाया जा सकता है दोस्तों वह पैरामैग्नेटिक है। और जिन्हें सरलता से शक्तिशाली चुंबक बनाया जा सकता है दोस्तों उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। इसमें दोस्तों निकिल, कोबाल्ट या आयरन की चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। चुंबक को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। एक है स्थायी चुंबक, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक। इसके बारे में बता दूँ आपको कि जो प्राकृतिक रूप से हमें चुंबक मिलते हैं दोस्तों वह स्थायी चुंबक रहते हैं। ये चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते, इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक की आवश्यकता पड़ी। इसमें दोस्तों क्या होता है कि नरम लोहे पे तार के दोस्तों कॉइल बना के उस पर सप्लाई दी जाती है दोस्तों, तो वह एक स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाता है। वो जो नरम लोहे का टुकड़ा रहता है दोस्तों वह एक स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाता है। और उसमें चुंबक तो तभी तक रहता है जब तक उसमें हम सप्लाई दे के रखते हैं। सप्लाई बंद करते ही वह वापस दोस्तों डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी चुंबक शक्ति खो देता है वो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझे होंगे आप मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं दोस्तों। एक बार मैग्नेट से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है? एक बार मैग्नेट यानी मेटल के बारे में बोला दोस्तों कि एक बार मैग्नेट में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जामिनर ये कई बार पूछ लेता है दोस्तों कि ये इसकी दिशा कैसी होती है चुंबकीय बल रेखाएं की। तो दोस्तों नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दोस्तों वो आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं दोस्तों। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऐसा पदार्थ जो अधिक चुंबक गुण रखता हो, यानी जिसमें चुंबक धारण करने की क्षमता अधिक हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। फ्लक्स की इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जामिनर कई बार पूछता है ये। तो दोस्तों वेबर है फ्लक्स की इकाई। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। चुंबक की फ्लक्स डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? तो दोस्तों टेस्ला है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टेस्ला है इसकी। फ्लक्स डेंसिटी की इकाई टेस्ला दोस्तों, और फ्लक्स की इकाई वेबर है। दोनों में डिफरेंस को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी ऐसा चुंबक दोस्तों जो विद्युत सप्लाई देने पर चुंबक बन जाता है और विद्युत सप्लाई बंद करते ही वह चुंबक तो गुण खो देता है। तो दोस्तों ऐसे
पदार्थ में गुण ये होना चाहिए दोस्तों कि कम चुंबकीय गुण रखने वाला हो, अर्थात चुंबकत्व शक्ति को दोस्तों कम धारण करने वाला हो। यानी सप्लाई दे तो ही वो चुंबक बने, सप्लाई हटा दे दोस्तों तो वह डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब चुंबकत्व गुण खो दे। ठीक है दोस्तों, तो कम चुंबकीय गुण रखने वाला हो, मतलब दोस्तों परमानेंट चुंबक ही ना बना रहे वो, इसलिए कम चुंबकीय गुण, मतलब सप्लाई देने के बाद ही चुंबक बनेगा, सप्लाई छोड़ते ही दोस्तों, बंद करते ही चुंबकीय गुण खो देगा। समझिएगा दोस्तों क्या ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। अस्थायी चुंबक कैसे पदार्थ से बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक दोस्तों जैसे विद्युत घंटी में होता है, तो ऐसे पदार्थ जो कम चुंबकीय गुण रखते हो। ठीक है दोस्तों, चुंबक धारण करने की शक्ति कम हो। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। स्थायी चुंबक के लिए कैसे पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों स्थायी चुंबक, तो जाहिर सी बात दोस्तों ये हाई चुंबकीय गुण होने चाहिए, मतलब चुंबक धारण करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक से अपोजिट है दोस्तों, उल्टा है उसके ये। क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। एक समान चुंबकीय पोल एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो दोस्तों एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। चुंबक में पोलों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किसके समान होता है? तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, यह पोलों की शक्ति के गुणनफल के प्रोपोर्शनल, यानी दोस्तों समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। दो चुंबक के बीच आकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों यह उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 लेते हैं। आयरन और स्टील कैसे पदार्थ हैं? ठीक है दोस्तों, तो आयरन और स्टील क्योंकि मतलब मेटल है, यह फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, मीन्स इसको आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है, इनको चुंबक धारण करने की क्षमता अधिक होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। एक क्लोज मैग्नेटिक रिंग में क्या नहीं होता? तो दोस्तों एक क्लोज मैग्नेटिक रिंग में कोई मैग्नेटिक पोल या एयर गैप नहीं होता दोस्तों। जैसा कि मैग्नेटिक रिंग है, तो रिंग होगा दोस्तों तो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये गोल है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। इंड्यूस्ड पोल और वास्तविक फील्ड पोलों के बीच क्या संबंध होता है? तो दोस्तों यह हमेशा फील्ड पोलों के विपरीत होता है। इंड्यूस्ड पोल दोस्तों जैसे सप्लाई देते हैं तो इंडक्शन के द्वारा ऐसे पोल बनते हैं। जाहिर सी बात दोस्तों, इससे क्या होता है कि जो चीज़ बनता है दोस्तों, वो जिसके द्वारा बनता है उसका विरोध करता है, यानी उसका अपोजिट रहता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इंड्यूस्ड पोल वास्तविक पोल के विपरीत होते हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। फेरिट्स की परमिएबिलिटी का विस्तार कितना होता है? तो दोस्तों ये 50 से लेकर 3000 तक होता है। कल मैंने बताया दोस्तों परमिएबिलिटी क्या होता है, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। निकिल और कोबाल्ट कैसे पदार्थ है? तो दोस्तों ये हाई परमिएबिलिटी वाला फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, यानी दोस्तों चुंबक तो धारण करने वाला फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है दोस्तों। ठीक है। एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है निकिल और कोबाल्ट के बारे में कि फेरोमैग्नेटिक है कि पैरा है कि डाया है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों यह फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। मैग्नेट की तरफ कील क्यों आकर्षित होती है? तो दोस्तों इसका जवाब है, मैग्नेट की तरफ कील इसलिए आकर्षित होती है क्योंकि यह इंडक्शन द्वारा विपरीत पोलों का अस्थायी चुंबक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, विपरीत पोल बन जाता है दोस्तों। मान लीजिए चुंबक के नॉर्थ पोल के पास कील को रखा गया, तो दोस्तों कील में साउथ पोल पैदा हो जाएगा इंडक्शन के द्वारा, तो दोस्तों दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। डोमेन्स किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विशेष पदार्थों में चुंबकीय प्रभाव अणुओं के छोटे छोटे कणों के द्वारा होता है, जो चुंबकीय प्रभाव के कारण मिलकर कार्य करते हैं, इन्हें ही डोमेन कहते हैं। इसे भी ध्यान दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है? यह एक अस्थायी मैग्नेट होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। कई स्टूडेंट ये देखते हैं वीडियो, सोचते हैं कि तो मुझे सब आता है, तो दोस्तों जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि आगे वीडियो में क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको आता है तो भी आप वीडियो देखिए, इसी बहाने आपका कुछ रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। तो दोबारा देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है? तो यह एक अस्थायी मैग्नेट होता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स विद्युत घंटी में जो प्रयोग होता है,
तो जब तक इसमें सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेट बना रहेगा, जब सप्लाई बंद कर देंगे दोस्तों तो यह डीमैग्नेटाइज होगा, अर्थात चुंबक तो गुण खो देता है। तो दोस्तों यह एक अस्थायी चुंबक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्टैक्टरों में एक ही समय ओपन और क्लोज करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो कॉन्टैक्टरों में दोस्तों रिले लगे रहते हैं। रिले भी दोस्तों एक तरह का स्विच है। कौन सा रिले कब दोस्तों ऑन करना है, कब ऑफ करना है। कई ब्रेकरों में दोस्तों टाइमर भी लगे रहते हैं, फिक्स टाइम पे दोस्तों वो अपने रिले को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस किस प्रभाव के कारण होता है? तो दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स के प्रभाव के कारण होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अल्टरनेटिंग मीन्स ये लॉस एसी में ही होता है, और एसी में किसकी वजह से होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। ये आपने कई बार देखा हो दोस्तों, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में हमिंग के साउंड आते हैं दोस्तों। वो हमिंग का साउंड भी दोस्तों फ्रीक्वेंसी की वजह से ही पैदा होता है। उसके जो कोर के प्लेटें हैं दोस्तों, उसमें खिंचाव और फिर अट्रैक्शन और रिपल्सन का दोस्तों बल पैदा होता है, जिसकी वजह से वो हमिंग साउंड पैदा करते हैं। वही दोस्तों ये कह रहा है कि हिस्टैरिसीस लॉस अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स के प्रभाव के कारण होता है। इस प्रभाव के कारण ऊर्जा की खपत होती है। दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस में भी एक अपशिष्ट चुंबक बनता है दोस्तों, रेजिडुअल मैग्नेट, जो किसी काम का नहीं रहता दोस्तों, और एक थोड़ी गर्मी पैदा करता है ये, इसे कारण ऊर्जा की लॉस होती है दोस्तों। दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? दोस्तों दाएं हाथ का नियम वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दाएं हाथ का नियम यह कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दर्शाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नहीं है, सिर्फ दायां रूल दोस्तों। ये दाएं लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं दोस्तों, या राइट हैंड ग्रिपिंग रूल भी बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दर्शाने के लिए होता है दोस्तों दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 26, कार्क स्क्रू रूल क्या होता है? तो दोस्तों दोनों का सेम ही आंसर है। यह भी कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाओं के चलने की दिशा दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं दोस्तों, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटोमोटिव फोर्स का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स जैसे दोस्तों अपना ईएमएफ होता है दोस्तों, वैसे ही ये मैग्नेटिक चुंबक में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। जैसे दोस्तों ईएमएफ करंट को चलाता है, वैसे ही दोस्तों मैग्नेटोमोटिव फोर्स फ्लक्स को चलाता है दोस्तों। सर्किट में फ्लक्स को चलाता है, या माध्यम में फ्लक्स को चलाता है दोस्तों, इसे ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रभाव में विरोध को क्या कहते हैं? दोस्तों जैसे रेजिस्टेंस होता है अपना एसी सर्किट में, वैसे दोस्तों चुंबकीय सर्किट में रिलक्टेंस होता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स के दोस्तों प्रवाह में विरोध पैदा करता है। जिस तरह दोस्तों रेजिस्टेंस करंट के प्रवाह में विरोध पैदा करता है, उसी तरह यह फ्लक्स के प्रवाह में विरोध करता है, इसे रिलक्टेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं, किसी पदार्थ का रिलक्टेंस किस पर निर्भर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जिस तरह हमारे एसी सर्किट में है कि करंट लंबाई के समानुपाती और क्रॉस सेक्शनल एरिया के विलोमानुपाती होता है, सेम वही चीज़ है दोस्तों यहाँ पे कि रिलक्टेंस फ्लक्स सर्किट की लंबाई के समानुपाती एवं क्रॉस सेक्शनल एरिया के विलोमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी हद तक दोस्तों यह करंट वोल्टेज से मिलता जुलता है और रेजिस्टेंस से मिलता जुलता है दोस्तों। फ्लक्स ईएमएफ दोस्तों, फ्लक्स एमएमएफ दोस्तों मैग्नेटोमोटिव फोर्स और रिलक्टेंस, और एसी में दोस्तों होता है करंट, रेजिस्टेंस और ईएमएफ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं, स्टैटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टैटिक इंडक्शन, यदि मैग्नेटिक फील्ड या विद्युत सर्किट में कोई गतिशील नहीं है तब इस प्रकार के इंडक्शन को स्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर दोस्तों जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता, फिर भी दोस्तों एक कॉइल से दूसरी कॉइल में सप्लाई पास हो जाती है, ऐसे इंडक्शन दोस्तों स्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, मीन्स स्थिर इंडक्शन, या दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं, डायनामिक इंडक्शन। डायनामिक मीन्स दोस्तों गतिशील इंडक्शन। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इसका उत्तर है यदि विद्युत सर्किट को स्थिर रखकर मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाए या मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखकर विद्युत सर्किट को घुमाया जाए तो इस प्रकार के बने इंडक्शन को डायनामिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों मोटर जनरेटर में होता है, फील्ड तो दोस्तों स्थिर रहता है और हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो बिजली पैदा या ईएमएफ पैदा होता है दोस्तों, और ऐसे इंडक्शन को दोस्तों डायनामिक इंडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है? दोस्तों फर्स्ट लॉ देखते हैं। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी विद्युत सर्किट के संपर्क में आकर परिवर्तित होती है तब सर्किट में ईएमएफ पैदा होता है। जैसे कि दोस्तों जनरेटर में होता है, फील्ड के फ्लक्स को रोटर काटता है या आर्मेचर काटता है तो आर्मेचर में दोस्तों एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम यह है, ऐसी पैदा हुए ईएमएफ को मैग्नीट्यूड संपर्क में आ रहे फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दोस्तों पैदा हुआ जो वोल्टेज होता है दोस्तों, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स दोस्तों प्लस और माइनस या साइकिल का हाफ साइकिल और लो साइकिल जैसे रहता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है दोस्तों उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जहाँ तक मुझे याद है 2014 में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पूछा गया था, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है दोस्तों उसमें ऑप्शन देके। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा कि फ्लेमिंग का दो रूल है, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल दोस्तों जनरेटर में यूज होता है और लेफ्ट हैंड रूल मोटर में यूज होता है। दोस्तों इसे कैसे ध्यान रखेंगे मैं आपको समझाता हूँ। और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो राइट हैंड रूल है जनरेटर के लिए, ये जनरेटर के दोस्तों ईएमएफ की दिशा दर्शाने काम आता है। और जो लेफ्ट हैंड रूल है दोस्तों वह मोटर के लिए होता है, ये मोटर में करंट की दिशा बताने का काम आता है। ठीक है दोस्तों, मेन तो इसका ये है पॉइंट। और दोस्तों इसे याद कैसे करना मैं ये भी आपको समझा दूँ कि दो रूल है दोस्तों, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। लेफ्ट में दोस्तों देखिए 4 अल्फ़ाबेट है LEFT, और राइट में दोस्तों 5 है RIGHT। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट में 4 है, राइट में 5 है। इस तरह दोस्तों मोटर में MOTOR 5 है दोस्तों, और जनरेटर में दोस्तों मोटर से ज़्यादा अल्फ़ाबेट है। राइट में भी दोस्तों लेफ्ट से ज़्यादा राइट में अल्फ़ाबेट है और मोटर ज़्यादा दोस्तों जनरेटर में अल्फ़ाबेट है। इसलिए दोस्तों राइट जो ज़्यादा है वो ज़्यादा के साथ अटैच हो जाएगा, मीन्स जनरेटर के साथ अटैच हो जाएगा दोस्तों, और जो कम अल्फ़ाबेट है लेफ्ट में वह मोटर के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि मोटर में भी जनरेटर से कम अल्फ़ाबेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा, दिमाग में रख लीजिए दोस्तों कि लेफ़्ट मोटर के लिए है, राइट जनरेटर के लिए। अब दोस्तों मोटर और जनरेटर में ये क्या दिखाता है, ये कैसे आपको याद रखना है, इसका मैं एक सिंपल सा बताता हूँ दोस्तों। मोटर दोस्तों हमेशा करंट लेता है, ना कि वो बिजली ईएमएफ पैदा करता है। दोस्तों करंट लेता है इसलिए यह डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है दोस्तों कि करंट का दिशा क्या है, मोटर दोस्तों। ठीक है, और जनरेटर दोस्तों ईएमएफ पैदा करता है तो वह डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ दिखाता है दोस्तों, इंड्यूस्ड ईएमएफ या पैदा हुआ ईएमएफ। और मेन दोस्तों यही पॉइंट है इसका कि लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल क्या दिखाता है। बाकी दोस्तों इसका जो अंगूठा है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा बुक में, जो अंगूठा है और फर्स्ट फिंगर है दोनों में दोस्तों सेम काम करते हैं। दोनों में ही अंगूठा डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाता है और फर्स्ट फिंगर दोस्तों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को दर्शाता है। दोनों में दोस्तों ये दोनों उंगलियां सेम है, सिर्फ थर्ड फिंगर जो बीच का है दोस्तों, बीच का फिंगर है उसी का फ़र्क है। इसलिए अगर सिर्फ ये पूछा जाए दोस्तों कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या दिखाता है तो हम कहेंगे दोस्तों जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है दोस्तों, अगर तीनों ऑप्शन है दोस्तों और चौथा ऑप्शन ये है कि ये सभी, तो आप ये सभी पर टिक कीजिएगा। अगर तीनों ऑप्शन दे के लास्ट में लिखता है ये सभी, अगर तीनों ऑप्शन दे के लास्ट में ये सब नहीं लिखता है दोस्तों, तो तीनों में से आप मेन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ पर ही टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, नहीं तो दूसरी आप मेरी बात को रिवाइज करके सुनिए दोबारा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। या एक कॉपी पेन लेके दोस्तों लिखिए जो मैं समझा रहा हूँ, उस हिसाब से आप आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं दोस्तों। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट जैसे मैंने समझाया दोस्तों, ये मोटर के लिए यूज़ होता है, मोटर की करंट की दिशा दोस्तों, क्योंकि मोटर करंट ही लेगा, वोल्टेज तो पैदा दोस्तों करता नहीं है, तो करंट की दिशा दर्शाने के लिए होता है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। एम्पियर लॉ किस काम आता है? तो दोस्तों यह ओवरहेड लाइनों में करंट किस दिशा में जा रही है यह देखने काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों,
इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, एम्पियर लॉ। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक लाइंस किस दिशा में चलते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए दोस्तों। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है। किसी चुंबकीय पदार्थ के अंदर, दोस्तों पदार्थ के अंदर बोल रहा है, ना कि बाहर। दोस्तों पदार्थ के अंदर, पदार्थ के बाहर दोस्तों मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन पदार्थ के अंदर दोस्तों साउथ से नॉर्थ की तरफ पूरा दोस्तों एक चक्कर मतलब लगाते हैं वो। बाहर दोस्तों नॉर्थ से साउथ जाते हैं और फिर पदार्थ के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप एग्ज़ाम देते समय दोस्तों ऐसा अगर ये क्वेश्चन आया तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि क्या कह रहा है ये, पदार्थ के अंदर बोल रहा है कि पदार्थ के बाहर बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। लेंज लॉ क्या है? तो दोस्तों यह नियम बताता है कि पैदा हुई ईएमएफ की दिशा इस प्रकार होती है कि यह पैदा करने वाली फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। शुरू में दोस्तों मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये कहना क्या चाह रहा है, बस इसको रट लिया था, लेकिन बाद में समझ में आया। दोस्तों आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल में दोस्तों जनरेटर लेते हैं। जनरेटर में दोस्तों वोल्टेज तब पैदा होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर को रख के घुमाते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है, जब हम घुमाते हैं तो मैग्नेटिक जो फील्ड का दोस्तों मैग्नेटिक जो लाइंस होती है उसको आर्मेचर काटता है, यानी उसके फ्लक्स में दोस्तों परिवर्तन करता है काट के। तो दोस्तों काटने से दोस्तों क्या होती है, ईएमएफ। और दोस्तों ये किसकी वजह से पैदा हो रही है दोस्तों? तो रोटेशन की वजह से, घूमने की वजह से पैदा होती है। तो दोस्तों यह घुमाव का विरोध करती है। यह पैदा हुई जो वोल्टेज है दोस्तों ईएमएफ है, ये उस घुमाव का विरोध करती है। एग्जाम्पल के दोस्तों आप देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने डीजल जनरेटर सेट गांव में देखा होगा तो दोस्तों जैसे ही जनरेटर पे अगर कम लोड होगा दोस्तों तो डीजल इंजन जो है वो कम धुआं देगा, मतलब नॉर्मल चलेगा। जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ेगा दोस्तों जनरेटर काला धुआं देने लगता है। कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे लोड बढ़ता है उसके ऊपर तो जनरेटर को ज़्यादा वोल्टेज दोस्तों पैदा करना पड़ता है। और ज़्यादा वोल्टेज कैसे पैदा होगा दोस्तों, जब उसका रोटेशन बढ़ेगा, मीन्स उसकी गति बढ़ेगी। गति बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या होता है कि इंजन पे लोड आता है, इंजन को घुमाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पैदा हुआ वोल्टेज उस गति का विरोध करता है, गति को घूमने नहीं देता है, रोटर को घूमने नहीं देता दोस्तों, आर्मेचर को नहीं घूमने देता, इसलिए इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उसको घुमाने के लिए। आशा कर रहा हूँ दोस्तों समझे होंगे मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। रिलक्टेंस को नापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों रिलक्टेंस यह दोस्तों एम्पियर टर्न बटे वेबर है। ठीक है दोस्तों, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों रेजिस्टेंस का ओम होता है, वैसे दोस्तों रिलक्टेंस का एम्पियर टर्न बटे वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। एमएमएफ को नापने की यूनिट क्या होती है? ठीक है दोस्तों ये एमएमएस लिख दिया है, एस की जगह एफ कर लीजिएगा आप। एमएमएफ को नापने की यूनिट क्या है? मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसा दोस्तों एसी में ईएमएफ होता है दोस्तों, वैसे ही ये मैग्नेटिज्म में एमएफ होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एम्पियर टर्न, क्योंकि दोस्तों ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो टर्न से ही पैदा होगा, जितना टर्न मारेंगे उतना ज़्यादा पैदा होगा, इसलिए दोस्तों ये करंट गुना टर्न हो जाता है, इसका यूनिट जो है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। फ्लक्स किसके बराबर है? तो दोस्तों यह एमएमएफ बटे रिलक्टेंस के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, फ्लक्स मीन्स दोस्तों आई हो गया, एसी में करंट हो गया दोस्तों, एमएम मीन्स वो हो गया, वी हो गया दोस्तों, और बटे में आर हो गया दोस्तों, जैसे एसी में होता है। क्योंकि ये दोस्तों मैग्नेट है, इसलिए आर की जगह फ्लक्स, आई की जगह दोस्तों फ्लक्स लिखा हुआ है, ईएमएफ की जगह एमएमएफ लिखा हुआ है, और रेजिस्टेंस की जगह लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, परमियंस किसके बराबर होता है? तो दोस्तों यह 1 बटे रिलक्टेंस, अर्थात दोस्तों रिलक्टेंस मतलब जो फ्लक्स के दोस्तों विरोध करता है वो रिलक्टेंस होता है। तो रिलक्टेंस के दोस्तों ये अपोजिट होता है परमियंस। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। परमिएबिलिटी किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये 1 बटे रेजिस्टिविटी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए दोस्तों, नोट कीजिएगा। कार्क स्क्रू रूल और दाएं हाथ का ग्रिपिंग रूल या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड थंब रूल दोस्तों, यह दोनों ही नियम
कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों। कार्क स्क्रू रूल और दाएं हाथ का ग्रिपिंग रूल, यह दोस्तों दोनों ही कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का काम आता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, कन्फ्यूज ना हो जाएगा पेपर में। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हेलिक्स रूल और एंड रूल, ये दोनों ही विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करने का काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दोनों पॉइंटों को याद कीजिएगा। दोनों दोस्तों एक जैसे हैं, मीन्स हेलिक्स रूल और एंड रूल एक ही काम करते हैं, और कार्क स्क्रू रूल और दाएं हाथ का नियम भी एक ही काम करते हैं। इसे ध्यान रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस किसी सर्किट का वह गुण है जिसके द्वारा यदि उसमें बहती हुई करंट में परिवर्तन करें तो उस सर्किट में ईएमएफ पैदा हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जनरेटर में आर्मेचर को अगर हम इंजन से घुमाते हैं दोस्तों तो वह फील्ड के मैग्नेटिक लाइंस को काटता है और उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। मीन्स स्वयं संप्रेरण, ऐसा कुछ है दोस्तों हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। किसी कॉइल में पैदा हुई ईएमएफ का फार्मूला क्या है? तो दोस्तों E = -L गुना di/dt। ठीक है दोस्तों। L मतलब दोस्तों यहाँ इंडक्टेंस है उसका, E मीन्स ईएमएफ जो है, और di/dt मतलब दोस्तों करंट का परिवर्तन है, और ये कितने टाइम तक है दोस्तों, बटे में dt मतलब टाइम। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। इंडक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यह कॉइल के चक्कर पर, कॉइल की लंबाई पर, कॉइल के क्रॉस सेक्शन एरिया पर और कोर की परमिएबिलिटी पर निर्भर करता है दोस्तों। इंडक्टेंस के नापने की इकाई क्या है दोस्तों? हेनरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस को नापने की इकाई क्या है दोस्तों? इसकी भी इकाई हेनरी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्टेंस दोनों की इकाई हेनरी है। क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। सिलिकॉन स्टील की हिस्टेरेसिस कांस्टेंट कितना होता है? कांस्टेंट कितना होता है दोस्तों? 0.001। इसलिए दोस्तों इसका यूज ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में काम आता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 51 लेते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस को नापने की यूनिट क्या है? तो दोस्तों वाट या किलोवाट में नापते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी का क्या क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों यह सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ हिस्टेरेसिस लॉस भी बढ़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 53 लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? उत्तर देखते हैं दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। यह प्रति यूनिट गुजरने वाली फ्लक्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 54 लेते हैं दोस्तों। एडी करंट का कोई एक लाभ बताओ। तो दोस्तों यह एनर्जी मीटर में डैम्पिंग कंट्रोल के काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। डैम्पिंग कंट्रोल, आप सोच रहे होंगे क्या होता है दोस्तों? एनर्जी मीटर के जो अगर सुई वाले दोस्तों मीटर है तो वो दोस्तों वो है, आजकल तो खैर डिजिटल मीटर आ रहा है, लेकिन पहले जो मीटर था दोस्तों उसमें सुई वाले मीटर आते थे। तो दोस्तों जब इसमें रीडिंग लेते हैं तो सुई एक्यूरेट वैल्यू दिखाता है, मीन्स वहाँ हिलता नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों डैम्पिंग कंट्रोल नहीं होगा तो सुई वहाँ काफ़ी देर तक हिलेगा, उसके बाद दोस्तों स्टॉप होगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो डैम्पिंग कंट्रोल लगाते हैं दोस्तों कि सुई एक्यूरेट मान पे जाकर रुक जाता है, हिलता डुलता नहीं है। ऐसे दोस्तों कंट्रोल को डैम्पिंग कंट्रोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 लेते हैं। एक वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? तो दोस्तों यह 10⁻⁻8 मैक्सवेल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 लेते हैं। एडी करंट लॉस की वजह से क्या पैदा होता है? दोस्तों एडी करंट लॉस की वजह से गर्मी पैदा होती है दोस्तों, जो कि व्यर्थ जाती है। एडी करंट लॉस को कैसे कम किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। लेमिनेटेड कोर की पत्तियां यूज करके। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों में दोस्तों अलग अलग हैं, दोनों को कम करने का तरीका अलग अलग है। एडी करंट लॉस में दोस्तों लेमिनेटेड कोर की पत्तियां यूज़ करते हैं, मीन्स जो बारीक बारीक दोस्तों कोर में पत्तियां यूज़ करते हैं, उसको एक तरफ से दोस्तों पेंट जैसा कुछ सिंथेटिक चीज़ लगा देते हैं, जिससे उसकी एक प्लेट की गर्मी दूसरी प्लेट की गर्मी में ना जाए। ठीक है दोस्तों, एक लेमिनेटेड कोर लगाते हैं एक साइड से। इस तरह दोस्तों एडी करंट लॉस कंट्रोल होता है, और बारीक बारीक पत्तियों से दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉस कंट्रोल होता है। दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा, कई स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि लेमिनेटेड कोर से क्या कंट्रोल होता है और बारीक बारीक पत्तियों से क्या कंट्रोल होता है दोस्तों।
तो एडी करंट लॉस में दोस्तों गर्मी पैदा करता है। अब एक प्लेट की गर्मी दूसरे प्लेट में ना जाए, इसलिए उसको एक साइड से दोस्तों लेमिनेटेड कर देते हैं। मीन्स एक साइड से कुछ ऐसा सिंथेटिक इनेमल या पेंट लगाते हैं ताकि उसकी गर्मी दूसरे में ना जाए। और हिस्टैरिसीस लॉस दोस्तों बारीक बारीक पत्तियाँ लगा देते हैं उसमें, जो कम से कम चुंबकीय गुण रखे दोस्तों, कम से कम मैग्नेटाइज हो। ठीक है दोस्तों, उससे हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं दोस्तों, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। तो दोस्तों मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने और हटाने के बाद मैग्नेटाइजेशन के पीछे रह जाना हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। दोस्तों सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि जब विद्युत घंटी को हम सप्लाई देते हैं तो वह एक चुंबक बनाती है और घंटी बजाने के लिए जो आर्मेचर लगा होता है दोस्तों उसको अपनी तरफ खींचती है। और जैसे हम सप्लाई बंद करते हैं दोस्तों तो वह कॉइल की सप्लाई कट जाती है और जो चुंबक बना रहता है दोस्तों वह डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा बहुत चुंबक रह जाता है, पूरी तरह वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता दोस्तों, थोड़ा बहुत चुंबक रहता है दोस्तों, इसे ही हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब वो थोड़ा चुंबक दोस्तों किसी काम का नहीं रहता, वो पावर खपत तो हमारी हुई लेकिन वो किसी काम का नहीं हुआ दोस्तों, वही एक हिस्टैरिसीस लॉस है दोस्तों। 59 क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि सिलिकॉन स्टील की बारीक बारीक पत्तियों का प्रयोग करके हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बारीक बारीक पत्तियां दोस्तों, ना कि लेमिनेटेड पत्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, साइकिल के डायनेमो में कौन सा मैग्नेट प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, क्योंकि हम उसे अलग से सप्लाई नहीं देते। जिन जिन चुंबक को दोस्तों सप्लाई हम देते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक रहते हैं, यानी सप्लाई देंगे बिजली की तो दोस्तों चुंबक बनेगा, नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों छोटे छोटे जनरेटरों में, डायनेमो में परमानेंट चुंबक लगा रहता है। फील्ड को दोस्तों, ऐसे फील्ड को दोस्तों अलग से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैग्नेट या मैग्नेटाइजिंग दोस्तों जो भी इस चैप्टर के बारे में आपके क्वेश्चन आंसर से आपको उसका जवाब मिल गया होगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों जो किसी इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों मेरी पिछली वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल पे चैप्टर वाइज कुछ मैंने वीडियो बनाया था, उसे ही दोस्तों मेरे चैनल पे जाके, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और आशा करता हूँ दोस्तों वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में नोटिफिकेशन का बेल है दोस्तों, उसे भी दबाइएगा। और आपके प्यार और सपोर्ट यूं ही दोस्तों बना रहे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में टाइम लगता है दोस्तों, मेहनत लगती है। दिन में दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता है, नाइट को ही मैं ये काम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूँ ही मुझे हिम्मत मिलती रहे और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों।